अगर आज हम 30 की एज में हैं तो या तो हम गाड़ी और घर का प्लान कर चुके हैं या बस प्लान कर ही रहे होते हैं, और इसके लिए हमारे माइंड में एक प्लान होता है कि हमें एक लोन लेना है। 30 की एज में हमारे माइंड में कुछ फ्यूचर्स गोल भी होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी है, या फिर हमारा रिटायरमेंट है, या हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करनी है। इस एज में हमारे इतने प्लान होते हैं कि हम प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते और अपने प्लान को लेकर पजल रहते हैं। 30 की एज में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हम इस पर आज इस वीडियो में विचार करेंगे। हम में से सभी को अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने से पहले 2 ऐसे स्टेप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लेने चाहिए। हमें अपने परिवार की लाइफ को सिक्योर करते हुए 2 स्टेप लेने हैं। सबसे पहले हमें अपने पूरे परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, इसका एक थंब रूल है। हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में हार्ट सर्जरी पर जितना पैसा खर्च होता है उतनी अमाउंट का हमें हेल्थ कवर जरूर लेना है। सेकंड स्टेप में हमें एक टर्म इंश्योरेंस यानी कि एक लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। हमारे घर में जो अर्निंग मेंबर होता है उसका टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। हमें कितनी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसका एक थंब रूल है। जितनी हमारी एनुअल इनकम है उसका 20 गुना करने पर जितनी अमाउंट बनती है उतनी अमाउंट का हमें अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इन दोनों प्लानों को सक्सेसफुली लेने के बाद हमें ये देखना है कि आज की डेट में हमारे पास कितना लोन पड़ा है। जो भी हमारे पास आज लोन है, इनमें से हमें सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लोन को चुकाना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्रेडिट कार्ड से लिए हुए लोन पर 30% या इससे भी ज़्यादा का इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लोन को ख़त्म करें। अगर हमारे ऊपर पर्सनल लोन है तो हमें पर्सनल लोन को भी चुकाना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन पर भी बहुत इंटरेस्ट होता है। लगभग 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोन भी हों जिसमें हमें टैक्स में रिबेट मिलती है। ऐसे लोनों को चुकाने में जल्दी ना करें, जैसे कि होम लोन पर ATC पर टैक्स में रिबेट मिलती है, इसलिए इसको चुकाने में जल्दी ना करें। तीसरे स्टेप में हमें एक इमरजेंसी फ़ंड को क्रिएट करना है। फ्यूचर में हमें कोई जॉब की प्रॉब्लम आ जाए, हमारी जॉब लॉस का सामना करना पड़े, या कोई और भी इमरजेंसी हमारी लाइफ में आ सकती है, इसके लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए, इसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है। जो भी हमारी 6 मंथ की इनकम है उसके बराबर हमें इमरजेंसी फ़ंड सेफ रखना है। मान लेते हैं कि आज हमारी इनकम 50,000 रुपये है, तो हमें 50,000 का 6 गुना यानी कि 3 लाख रुपये इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रखना है। और इमरजेंसी फ़ंड को ऐसी जगह सेव रखें कि अगर रात को 2 बजे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको निकाल सकें। जब हम ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप सक्सेसफुली ले लेते हैं उसके बाद हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस रूल है 50, 30 और 20 रूल। इस इम्पॉर्टेंट रूल को समझने के लिए मान लेते हैं कि आज हमारी इनकम 50,000 रुपये है, तो हमें अपनी कुल इनकम का 50% यानी कि 25,000 रुपये अपनी इम्पॉर्टेंट नीड्स को पूरा करने में यूज़ करना है। इम्पॉर्टेंट नीड्स में हमारे मंथली के वो सारे खर्चे आते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए किए जाने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हमें EMI भरनी होती है, हमें बिल पे करने हैं, हमें ग्रॉसरी का सामान चाहिए, या और भी अन्य खर्चे हैं। इसके बाद हमें अपनी कुल इनकम यानी 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपये अपनी वांट्स पर खर्च करना है। वांट में उस तरह के खर्चे आते हैं जिस तरह की हम एक लग्जरी लाइफ जी सकें, जैसे कि हमें अगर वेकेशन पर जाना है, हमें एक लग्जरी कार लेनी हो, या हमें एक बड़ा घर लेना हो, तो इस तरह के खर्चे हमें इस 30% के अंडर में करने हैं। लास्ट में हमें अपनी कुल इनकम का 20% यानी कि 10,000 रुपये सेव करना है, और इस सेविंग को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग को करने का तरीका है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करके। एक कागज़ पर आप अपने हर ईयर के गोल लिखें, 5 साल, 10 साल और 20 साल या फिर 15 साल, जो भी हो, आप अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो एक सैलरीड पर्सन हो या फिर एक बिजनेसमैन हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट देखनी है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स का भी बेनिफिट दें, वो आपको ज़रूर लेनी है, जैसे PPF, EPF और NPS, या फिर आप ELSS फंड भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के इन दोनों पार्ट के बाद आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जो कि आपके पैसे को ग्रो करे। इसे ग्रो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का डाइवर्सिफिकेशन जरूर होना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना भाग इक्विटी में होगा, इसके लिए इस रूल को फॉलो करें। आज आपकी एज जितनी भी है 100 में से उसे माइनस करें, और जितना पार्ट बचता है उसे आपको इक्विटी में सेव करना है। मान लेते हैं आप आज 35 एज के हैं, तो 100 में से 35 माइनस करते हैं तो 65 बचता है। आपको 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। आपके शेष बचे पैसे 35% को आपको सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना है, जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है।